नमस्कार दोस्तों, CDS 1 2021 के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। ज्योग्राफी का 1 पार्ट मैंने कवर कर दिया। आज ज्योग्राफी के आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे और इस वीडियो में ज्योग्राफी से आए हुए क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं डिटेल्ड एनालिसिस भी करवाता चल रहा हूँ। ये भी बता रहा हूँ कि किस बुक से क्वेश्चन आया, या अगर किसी टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो उस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया था। 42 देखिए, ये सेट ए के अकॉर्डिंग ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। When the river discharge their water from all direction into a lake or depression, the pattern is known as। देखिए, ये क्वेश्चन ड्रेनेज पैटर्न पे आया है। कोई रिवर बहती है तो किस तरह का पैटर्न बनाती है, उस पर ये क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि जब रिवर्स चारों डायरेक्शन से आकर एक डायरेक्शन में किसी लेक या फिर किसी गड्ढे में, किसी डिप्रेशन में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है, तो इस तरह का जो ड्रेनेज पैटर्न बनता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास ट्रेलिस, डेंड्रिटिक, रेडियल या सेंट्रीपिटल। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के सोर्स की। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता दिया और आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि दुनिया भर के क्वेश्चन 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी NCERT से आते हैं। चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम में आप देख सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ही बताया गया, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। यानी कोई रिवर, कोई वाटर का फ्लो होता है एक वेल डिफाइंड चैनल के द्वारा, तो ड्रेनेज कहलाता है। और इन चैनल्स का जो नेटवर्क बनता है वो ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब ड्रेनेज पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो ड्रेनेज पैटर्न किसी एरिया का बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड पे, नेचर पे, स्ट्रक्चर पे, इन चीज़ों पे। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न की। देखिए, NCERT के बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री इज नोन एज डेंड्रिटिक। देखिए, डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है, ट्री के ब्रांचेज की तरह जब रिवर चारों साइड से आके मिलती हैं तो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। व्हेन द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज रेडियल। ध्यान रखिए, रेडियल क्या होता है, किसी मान लीजिए कोई हिल है और उससे चारों डायरेक्शन में जब रिवर का फ्लो हो रहा है तो इस तरह का जो पैटर्न बनता है ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। When the primary tributaries of river flow parallel to each other and the secondary tributaries join them at right angle, तो वो पैटर्न ट्रेलिस पैटर्न कहलाती है। और जब कोई रिवर डिस्चार्ज करती है अपने वाटर को चारों डायरेक्शन से किसी लेक या फिर डिप्रेशन में, तो वो जो ड्रेनेज पैटर्न बनता है वो कहलाता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल नाम से लग रहा है एक सेंटर में आकर सारे रिवर्स अपने वाटर को डिस्चार्ज कर रही हैं। ये देखिए दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स। डेंड्रिटिक में आप देख सकते हैं किस तरह से एक रिवर आती है, उसके बाद बहुत सारी रिवर्स यहाँ पे मिलती जाती हैं साइड बाय साइड मेन रिवर में। और डेंड्रिटिक पैटर्न में अगर आप देखें तो ये पेड़ की शाखाओं की तरह ये बन जाती हैं। और सब डेंड्रिटिक भी होता है, लेकिन ये इंडिया के अंदर, इंडिया के केस में नहीं देखने को मिलता। इंडिया में हमें डेंड्रिटिक पैटर्न गंगा रिवर के पास देखने को मिल सकता है कि बहुत सारी रिवर्स आके आपस में जुड़ती हैं। इसी तरह से ट्रेलिस पैटर्न होता है, ट्रेलिस के अंदर भी आप इमेज देख सकते हैं। और पिनेट, पैरेलल, ये सब इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। इंडिया में आपको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा कि चारों साइड से रिवर्स आके एक बीच में रिवर को डिस्चार्ज कर रही है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेलिस, डेंड्रिटिक और रेडियल ही पूछे जाएंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में। नाव इस क्वेश्चन को देखिए, ये जम्मू कश्मीर PSC 2021 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का कौन सा एग्जांपल है। ऑप्शन है हमारे पास शिवालिक, विंध्या माउंटेन, गिर हिल्स या अरावली माउंटेन्स। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर इसका करेक्ट आंसर होगा गिर हिल्स। इंडिया के में अगर आप देखें अमरकंटक पहाड़ी में, गिर हिल्स में और असम वाले रीजन में जहाँ पे हिल है मोस्टली, तो वहाँ से जो रिवर एक मेन हिल से चारों साइड से रिवर निकलती हैं, इसलिए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं ये रिवर का पैटर्न। दोस्तों, इस तरह से इमेज आप भी अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई हिल से ओरिजिनेट करती है रिवर चारों साइड से, तो वो किस तरह का पैटर्न बनाती हैं, रेडियल पैटर्न। एग्जांपल अगर आप देखें तो अमरकंटक पठार में नर्मदा नदी हो गई और बाकी नदियां जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का उदाहरण है। डेंड्रिटिक अगर आप देखें तो हिमालयन रिवर, जैसे मैंने बताया बहुत सारी रिवर्स आकर के मिलती हैं तो डेंड्रिटिक बनाती हैं। ट्रेलिस पैटर्न की अगर बात करें तो राइट एंगल में आकर के, इस तरह से राइट एंगल में आकर के रिवर जुड़ती जाती हैं तो वो ट्रेलिस पैटर्न होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि रेडियल पैटर्न और सेंट्रीपिटल पैटर्न में क्या अंतर है। सेंट्रीपिटल में इसका उल्टा होगा, चारों साइड से रिवर आकर मिलेंगी, जबकि रेडियल में क्या होगा, एक मेन हिल होगी और उस हिल से चारों साइड में रिवर्स निकलेंगी।
सो नाउ आई होप कि अब आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी रेडियल और सेंट्रीपिटल के बीच। बहुत ज़्यादा लोग इन्हीं दो में कंफ्यूज थे क्योंकि ये दोनों थोड़े सिमिलर से लगते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ध्यान रखने के लिए कि एक सेंटर में आकर के सारी रिवर्स जब अपने वाटर को डिस्चार्ज करेंगी तो सेंट्रीपिटल का उदाहरण होगा। जबकि रेडियल की क्या बात होगी, किसी ऊंची चोटी या हिल से जब रिवर निकलती हैं चारों डायरेक्शन में तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, यही दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं। और ट्रेलिस और डेंड्रिटिक तो आप समझ ही गए होंगे। ट्रेलिस जैसे अगर हिमालयन रिवर सिस्टम में देखें हम, चारों साइड से रिवर्स आकर के मिलती हैं तो ट्रेलिस पैटर्न बनाती हैं। जबकि डेंड्रिटिक के केस में क्या होता है, रिवर्स 90 डिग्री में आकर के मिलती जाती हैं तो वो क्या बनता है, डेंड्रिटिक पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोरियोलिस फोर्स इज नॉट करेक्ट। कोरियोलिस फोर्स के संबंध में आपको बताना है कौन सी बात सही नहीं है। ये पोल्स में सबसे ज़्यादा होती है, इक्वेटर में ये एब्सेंट होती है, डिफ्लेक्ट करती है विंड को राइट डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। और चौथा बोला गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। अब देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो आपको तुरंत ही दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि देखिए सी में भी कहा गया है कि ये विंड को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है सदर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे डी में बोला गया है कि राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी इन दोनों में से ही कोई एक बात गलत होगी, क्योंकि किसी ना किसी डायरेक्शन किसी ना किसी हेमिस्फीयर में तो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी ही। सो दोस्तों, हमेशा की तरह बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के सोर्स की। तो क्लास 9th की हमारी हम सब की फेवरेट एनसीईआरटी ज्योग्राफी की फोर्थ चैप्टर क्लाइमेट के बारे में बात करता है। और क्लाइमेट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स अगर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कोरियोलिस फोर्स के बारे में। ये एक अपेरेंट फोर्स है जो कि अर्थ के रोटेशन के कारण कोज करता है, यानी अर्थ जब रोटेट करती है तो इस कारण से ये फोर्स देखने को मिलता है। अब कोरियोलिस फोर्स कारण क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट करता है विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। किस डायरेक्शन में बताइए, राइट डायरेक्शन में। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये करता है लेफ्ट डायरेक्शन में विंड को डिफ्लेक्ट। ओके, विंड की दिशा को ये बदलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में ये राइट डायरेक्शन बदलता है और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाई दिशा की ओर बदलता है। और इसी नियम को फेरेल का नियम भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखिए, फेरेल्स लॉ किसे कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स के कारण जो विंड के डिफ्लेक्शन में डायरेक्शनल चेंज आती है वही कोरियोलिस फोर्स कहलाती है। सो दोस्तों, इस पेज से क्वेश्चन आना कोई नई बात नहीं है। सीएपीएफ में भी अगर आपको याद हो तो जेट स्ट्रीम के बारे में पूछा गया था कि द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय ईस्टर्ली फ्लो, जेट स्ट्रीम के बारे में। और लेकिन इसमें था वेस्टर्ली फ्लो। अगर आप सिर्फ उसे एलिमिनेट करते तो आप आंसर निकाल लेते। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे यही क्वेश्चन आया था जेट स्ट्रीम पे सीएपीएफ 2022 में। तो उन क्वेश्चन को भी आप जरूर देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जब आप एक बार अच्छे से पीवाईक्यूज कर लेंगे तो आई बेट कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी से असल में क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, कौन कौन से कोर एरियाज से आते हैं। सो हमने स्पष्ट रूप से देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को किस दिशा में डिफ्लेक्ट करवाती है, राइट डायरेक्शन में, ना कि लेफ्ट में। लेकिन अगर मैं सी ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे कहा गया इट डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये तो गलत है, सदर्न हेमिस्फीयर में राइट नहीं लेफ्ट डायरेक्शन की ओर डिफ्लेक्ट कराती है। तो हमसे गलत वाला पूछा गया था तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये बात गलत है। अगला सवाल देखिए, आपको क्रॉप की पहचान करनी है कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर। ये एक खरीफ क्रॉप होगी। ओस, अमन और बोरो इसके 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड हैं एग्रीकल्चर ईयर के अंतर्गत। 1/4 इसका टोटल क्रॉप्ड एरिया जो है वो कल्टीवेशन के अंदर है, यानी इंडिया के टोटल कल्टीवेशन एरिया का 1/4 इसी चीज़ को, इसी फसल को उगाता है। ऑप्शन है मेरे पास वीट, राइस, पल्सेज और कॉटन। अगर आप इस क्वेश्चन के सबसे पहले स्टेटमेंट को देखें, ये एक खरीफ क्रॉप है, तो आपको ये पहले सोचना होगा कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है। अगर वीट और राइस इन दो प्रमुख चीजों में आप देखें, क्योंकि 1/4 एरिया की बात की जा रही है जो कि काफी ज्यादा है, तो इन दोनों में आपको मेनली पहले सोचना चाहिए। तो वीट और राइस में कौन सी खरीफ है, कौन सी रबी। सो मैं तो इसे ऐसे याद रखता हूँ कि मैं रूरल एरियाज़ में भी मैं रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ, जब बरसात के टाइम आती है तो राइस की जो बुआई है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये खरीफ क्रॉप है, क्योंकि खरीफ क्रॉप का सीज़न भी बरसात के टाइम से, जून जुलाई के टाइम से स्टार्ट होता है। और जबकि वीट ठंडी के दिनों में देखने को मिलती है, तो ये रबी क्रॉप है, ना कि खरीफ। ओके, तो ये बात हो गई। उसके बाद अगर हम फिर देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट में ओस, अमन और बोरो की बात की गई है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा राइस, क्योंकि ये एनसीईआरटी डायरेक्ट स्टेटमेंट से लिया गया। सो 10th क्लास की एनसीईआरटीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
सो यहाँ आप देख सकते हैं खरीफ क्रॉप की बात की गई है कि खरीफ क्रॉप को ग्रो किया जाता है ऑनसेट ऑफ मानसून में, और देश के डिफरेंट पार्ट में ग्रो किया जाता है एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन, कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर में। इंपॉर्टेंट क्रॉप अगर बात करें खरीफ के अंतर्गत तो पैडी है, मेज़ हो गई, ज्वार बाजरा, तूर हो गई, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारे मेन खरीफ के फसल है। और सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर, कौन कौन से रीजन है, असम में वेस्ट बंगाल हो गई, कोस्टल रीजन ओडिशा के हो गई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 क्रॉप ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, यानी एक साल में 3 क्रॉपिंग सीजन देखने को मिलती है राइस की, तभी हैवी प्रोडक्शन ये स्टेट करते हैं राइस की। और कौन कौन से ये 3 सीजन है, ओस है, अमन है और बोरो है, ये 3 ग्रोइंग सीजन्स पैडी से एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं, ये ग्रोइंग पीरियड्स हैं। सो हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लिया ऑप्शन बी राइस। तो ऑल्दो अगर आपको जरा भी डाउट है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की है तो फिर आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, मार्बल, हेलाइट, ग्रेनाइट या सेल। देखिए रॉक्स के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, अभी भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जनरली यही पूछा जाता है कि आपको कोई रॉक की टाइप दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किस रॉक का टाइप है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, कौन सा है। सो क्वेश्चन के सोर्स की बात करते हैं, आप फिजिकल ज्योग्राफी अगेन 11th की आप देख सकते हैं, वहाँ पे चैप्टर 5 मिनरल एंड रॉक्स में बताया गया है, रॉक्स की बात की गई है। अगर रॉक्स के अंदर हम लोग देखें तो मेनली हमें रॉक्स, द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स, ये हमें पता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है, भूपट्टी है, वो रॉक्स की कंपोज होती है। रॉक्स का कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं देखने को मिलता मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। और अगर रॉक्स में इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करें तो फेल्सपार और क्वार्ट्ज, ये 2 इंपॉर्टेंट मिनरल फाउंड होते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो मेनली 3 टाइप्स की बात की गई है। इग्नियस रॉक्स जो कि मेग्मा और लावा के सॉलिडिफाई होने से, जमने से, कठोर बनने से इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। देखिए जब मेग्मा और लावा निकलती है वोल्केनोज के बाद, तो वहाँ से जो लावा होते हैं वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाते हैं। पहले तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं और सॉलिड होने के बाद वो आग्नेय चट्टान कहलाते हैं, इग्नियस रॉक कहलाते हैं। अब उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो रॉक्स जब टूटते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंट हो जाते हैं एक्सोजेनस प्रोसेस के कारण, जैसे रिवर हो गई, एयर हो गई, इनके कारण, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो एग्जिस्टिंग रॉक्स जो होती हैं, ऑलरेडी जो बनी हुई होती हैं, उनमें रॉक साइकिल के थ्रू जो चेंजेस आते हैं उसके बाद वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण करते हैं। मैंने बता दिया इग्नियस में जो वर्ड है इग्निस, वो लैटिन वर्ड फायर से आया है। अगर आप हिंदी में देखें आग्नेय तो वो आग से आया है, जो कि मेग्मा के कूल होने से और सॉलिडिफाई होने से बनता है। इग्नियस रॉक को टेक्सचर के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। टेक्सचर क्या होता है, देखिए रॉक्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जो ग्रेन्स होते हैं, इनके बेसिस पे उनको डिफाइन किया जाता है। अगर वो बड़े साइज के हैं या छोटे हैं, उनके बेसिस पे। जैसे मिनरल ग्रेन्स कभी कभी बहुत लार्ज देखने को मिलते हैं, लिखा हुआ इफ मोल्टेन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ मिनरल ग्रेन्स में बी वेरी लार्ज। अगर बहुत ही डेप्थ में वो बने हैं, वो फॉर्म हुए हैं, तो मिनरल ग्रेन्स की साइज बड़ी देखने को मिलती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो ग्रेनाइट, गेब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेकिया और टफ, ये इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है। सेडिमेंट्री रॉक्स की मैंने बात की कि सेडिमेंट रॉक्स जो होते हैं वो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से डिराइव हुए हैं, जिसका मतलब होता है सेटलिंग, यानी बैठ जाना। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। ध्यान रखिए कि इनको 3 मेजर ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन से? मैकेनिकली फॉर्म्ड हो गए, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो गए और केमिकली फॉर्म्ड हो गए। यानी सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 तरह से बनाया जा 3 तरह से बन सकते हैं। पहला मैकेनिकली, दूसरा ऑर्गेनिकली और तीसरा केमिकली। अब देखिए मैकेनिकली फॉर्म कौन कौन से एग्जांपल होंगे? सैंडस्टोन हो गए, कॉन्ग्लोमरेट हो गए, लाइमस्टोन हो गए, सेल्स हो गए, लोएस हो गए। ये है तो सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण, बट ये मैकेनिकली फॉर्म्ड हुए हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिकली की बात करें तो गैस्ट्राइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल, ये सारे ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है। और केमिकली फॉर्म में आप देख सकते हैं चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट, पोटास एटसेट्रा एग्जाम्पल्स हैं। इस क्वेश्चन का आप कॉमेंट बॉक्स में करेंगे विच वन ऑफ द CAPF 2012 का क्वेश्चन है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है साल्ट रॉक, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और जिप्सम। दोस्तों इस इमेज में आप मेजर इग्नियस रॉक्स देख सकते हैं। बेसाल्ट एक मेजर फेमस इग्नियस रॉक है। गेब्रो ध्यान रखिए इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान है, लावा के ठंडे होने से ये बना है। प्यूमाइस आप देख सकते हैं, स्कॉर्सिया टफ भी है।
और पेग्मेटाइट भी एक इम्पॉर्टेंट। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होगा नीस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। उसके बाद मार्बल, देखिए मार्बल भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। सिस्ट हो गई, स्लेट, स्लेट का भी ध्यान रखिए, एक मेटामॉर्फिक रॉक है स्लेट। और सिस्ट हमने देख लिया। क्वार्टजाइट भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक की बात करें जो सेडिमेंट्स की जमने से बनी है, लाइमस्टोन हो गई, चार्ट हो गई, कोल हो गई, उसके बाद रॉक साल्ट, सैंडस्टोन, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये ऑलरेडी मैंने बात कर ली इस पे रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स हमने बताया कि मैग्मा और लावा के ठंडे होने से बनता है। और इग्नियस रॉक में फॉर्म विद और विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, यानी इंट्रूजिव रॉक भी देखने को मिलते हैं और एक्सट्रूजिव रॉक भी। यानी अगर वो सरफेस के नीचे बनते हैं तो वो इंट्रूजिव यानी प्लूटोनिक रॉक कहलाते हैं, और एक्सट्रूजिव बनते हैं तो वोल्केनिक रॉक्स कहलाते हैं। अगर इंट्रूजिव इग्नियस रॉक के उदाहरण देखें तो ये अर्थ सरफेस के नीचे होंगे, ये मैंने बता दिया। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखिए, एग्जाम के अंदर ऐसे पूछा गया था एक बार कि इनमें से कौन सा इंट्रूजिव इग्नियस रॉक का उदाहरण है, और ऑप्शन में ऑफ कोर्स इनमें से एक था ग्रेनाइट, उसका आंसर था। बट ऑप्शन में जितने भी थे वो सारे बाकी के एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स थे, यानी इग्नियस रॉक्स में ही पूछा गया था क्वेश्चन, बट स्पेसिफिकली इंट्रूजिव की बात की गई थी। तो ध्यान रखिए इंट्रूजिव में कौन कौन से होंगे, डायोराइट, ग्रेनाइट और पेग्मेटाइट, ये तीनों इंट्रूजिव हैं। इसे आप निमोनिक से याद रख सकते हैं, डीजीपी, ठीक है। इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स के उदाहरण हैं। एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक की बात करें तो ये रॉक इरप्ट करेंगे सरफेस में, और एग्जांपल क्या है, बेसाल्ट, टफ, प्यूमाइस, ये एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स तो दोनों ही है, बट जो सरफेस में बन रहे हैं वो एक्सट्रूजिव हो रहे हैं, और जो सरफेस के नीचे बन रहे हैं वो इंट्रूजिव। सेडिमेंट्री रॉक हमने ऑलरेडी देखा, अवसादों के जमने से, डिपॉजिट होने से ये बन रहे हैं। और एग्जांपल देखिए सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, ये एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स के। इसके अलावा आयरन और लाइमस्टोन और कोल्स और डोलोमाइट भी हैं। कोल भी ध्यान रखिए सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें जो कि चेंज इन टेक्सचर यानी टेक्सचर में बदलाव के कारण मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है, और टेक्सचर के आधार पर ही इन्हें पहचान की जाती है। मार्बल हो गई, क्वार्टजाइट हो गई, स्लेट हो गई और नीस हो गई, ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। ये क्वेश्चन देखिए एनडीए 2012 का है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो यहाँ पे रॉक है वो सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करती। सेल, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन और स्लेट, ये चार ऑप्शन है। तो सेल, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण है, जबकि जो स्लेट हो गई हमारी वो यहाँ पे कौन सी रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक। स्लेट कौन सी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या है, जो फॉर्म चेंज होने से किसी और फॉर्म की होती है और फॉर्म चेंज होने से बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एनडीए 2014 का पूछा हुआ है। क्वार्टजाइट किससे मेटामॉर्फाइज्ड होता है, लाइमस्टोन से, प्लूटोनिक रॉक से, सैंडस्टोन से या सेल से? तो करेक्ट आंसर सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन से मेटामॉर्फाइज्ड होकर ये मेटामॉर्फिक रॉक क्वार्टजाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, माइका किस तरह के रॉक्स में पाया जाता है? तो सीस्ट और नीस टाइप के रॉक्स में माइका पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। मार्बल किसका मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म है? अगेन ये भी यूपीएससी का ही पीवाईक्यू है। सेल, बेसाल्ट, सैंडस्टोन या लाइमस्टोन, ये चार ऑप्शंस हैं। पूरे रॉक साइकिल, रॉक्स और रॉक्स के टाइप्स को हमने डिटेल में कवर कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी और भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं, उसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।